हेलो दोस्तों, द 5 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो पिछला क्लास मेरे द्वारा दिया गया था उसमें एक प्रश्न मेरे द्वारा आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। ठीक है, इसमें देखो कौन सा प्रश्न क्या है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न मेरे द्वारा आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। देखो तो किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, ये कहा जाता है देखो जहांदार शाह को। ठीक है, जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। यदि आप देखो चर्चा करते हैं बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, देखो बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब के पश्चात, ठीक है, औरंगजेब 1707 तक, ठीक है, 1707 तक क्या रहा था, शासक रहा था। उसके पश्चात बहादुर शाह प्रथम शाह आलम फर्स्ट के नाम से, ठीक है, शाह आलम फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठता है, ध्यान रखिएगा। और 1707 से 1712 तक, ठीक है, ये शासक रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल शासकों में पहला शासक यही था बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, जो कि शाहे बेखबर, इसकी उपाधि क्या थी, इसको शाहे बेखबर भी कहा जाता है। ठीक है, शाहे बेखबर, इसको शाहे बेखबर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये शासक बना औरंगजेब के पश्चात, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, औरंगजेब के पश्चात कौन बनता है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जो कि शाह आलम प्रथम के नाम से, ठीक है, गद्दी पर बैठता है और इसको शाहे बेखबर भी कहा जाता है। इसके पश्चात आता है देखो जहांदार शाह जो कि 1712 से 1713 तक शासक रहता है। ठीक है, इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात कौन आता है, फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर, इसको क्या कहा जाता है, देखो घृणित कायर। ठीक है, घृणित कायर इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि फर्रुख सियर, ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है। फिर देखो इसके पश्चात कौन आता है, जो शासक बनता है वो है रफ़ी उल उद दरजात। ठीक है, फर्रुख सियर के पश्चात कौन आता है, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उर दरजात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रफ़ी उर दरजात ये ऐसा शासक है जो मुगल वंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक है। ठीक है, नोट कर लो आप लोग, रफ़ी उर दरजात जो कि मुगल वंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक है। ठीक है, और लास्ट में इनके पश्चात कौन आता है, देखो मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह जो कि रंगीला के नाम से शासक बनता है। ठीक है, मोहम्मद शाह के पश्चात देखो आता है अहमद शाह, फिर आता है देखो आलमगीर द्वितीय, दिल्ली का शासक। ठीक है, फिर देखो शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1806 तक शाह आलम द्वितीय शासक रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पानीपत के इसके समय में बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध इसी के समय पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके समय पर हुआ था, शाह आलम द्वितीय। और पानीपत का युद्ध भी, ठीक है, पानीपत का 1761 में हुआ था, किसके समय में, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय के समय में नहीं हुआ था, शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो इसमें जो महत्वपूर्ण है, शाह आलम द्वितीय इसी के समय पर, ठीक है, इसी के समय पर जो इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इसी के समय पर इलाहाबाद की संधि हुई थी और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। कब, इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक है, बक्सर के युद्ध के पश्चात। ठीक है, और उसके पश्चात देखो अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के पश्चात कौन आता है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, जो कि अंतिम मुगल शासक था, इसका नाम जफर भी था। ठीक है, इसका उपनाम जफर भी था, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, देखो इस तरह से मुगल वंश का भारत में पतन हो जाता है। ठीक है, आज का पहला सवाल है, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया देखो 1991, दूसरा 1995, तीसरा देखो 1999 और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, देखो 1 जनवरी 1995। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, WTO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय जो कि कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, दिसंबर 1996 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1996 में इसका पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला देखो, अगला ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, ALU का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ALU का पूरा रूप क्या है, आंतरिक लॉजिस्टिक यूनिट या फिर अर्थ लास्ट यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ऑल लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप देखो कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है उनके बारे में यदि चर्चा करें जो पूछी जा सकती हैं, देखो सबसे पहला क्या है, ठीक है, सबसे पहला देखो सीपीयू। सीपीयू का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखो, अगला क्या है, सीएडी, ठीक है, सीएडी। सीएडी का मतलब क्या, सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला देखो डीओएस, ठीक है, डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीटीएस क्या होता है, डेस्कटॉप सिस्टम, ठीक है, डीटीएस डेस्कटॉप सिस्टम, ठीक है। और एक है देखो डीटीपी, ठीक है, डीटीपी ये क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला देखो एक होता है HTML, ठीक है, HTML ध्यान रखिएगा, HTML, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये पहले पूछा गया है, महत्वपूर्ण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा देखो एक है लैन, ठीक है, LAN, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा देखो एक है जो महत्वपूर्ण है इनमें, देखो एक है OMR, ठीक है, जिसमें हम परीक्षा देते हैं, OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। रैम का क्या होता है, देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण, ठीक है। और WWW का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण है और आपने ध्यान रखना। अगला देखो आज का प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के संबंध में। देखो 1793 का चार्टर एक्ट है, 1833 का है, या 1853 का, या फिर 1813 का है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से जो सही आंसर है वो देखो 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा और इसके लिए 1,00,000 रुपये, ठीक है, 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट, कुछ विशेष चीज़ें इसमें नहीं हुई थी, केवल कंपनी के अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान कंपनी के अधिकार तो 20 वर्ष के लिए बढ़ाए ही, ठीक है, साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश कर यहाँ पर धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ठीक है। देखो कंपनी का चीन और जो चाय का व्यापार था उस पर एकाधिकार बनाए रखा कंपनी का, ठीक है, चीन और चाय का व्यापार, ठीक है, चाय, इस पर एकाधिकार बनाए रखा, बाकी सभी जो व्यापारिक एकाधिकार थे कंपनी के समाप्त कर दिए गए, ठीक है। और भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया, लेकिन 1833 का जैसे ही चार्टर एक्ट आता है तो ये व्यापारिक अधिकार जो दो चीज़ों पर बनाए रखा था, ठीक है, एक अधिकार, इसको भी छीन लिया गया, कब, 1833 में, ठीक है, 1833 में दोनों छीन लिए गए। साथ ही 1833 के एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान हुआ था, जो भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां उसके अधीन कर दी गई, ठीक है, मतलब अधीन पहले से ही थी लेकिन उनसे कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गई और इस प्रकार भारत में पूर्णतः केंद्रीकरण की नींव पड़ गई थी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल हो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। और उसके पश्चात जो 1853 का चार्टर एक्ट होता है वहाँ पर कंपनी के अधिकार आगे के लिए बढ़ाए नहीं, ठीक है, कभी भी समाप्त किए जा सकते थे। और साथ ही भारत में केंद्रीय विधान परिषद की नींव रखी गई थी पहली बार, कब, 1853 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, और भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का भी आयोजन किया गया था, महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का प्रयोग वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, देखते हैं, देखो मैनोमीटर, ओडोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर डी, विकल्प डी, ठीक है, हाइग्रोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापने हेतु। देखो अन्य चीज़ों में जो अन्य ऑप्शन दिए गए इनके संबंध में चर्चा करें तो जो महत्वपूर्ण, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, तो कुछ मैं आपको देखो बता देता हूँ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है। 5 मिनट जो सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई है उसका उद्देश्य यही है कि आपको महत्वपूर्ण चीज़ें इसके माध्यम से पता चलें, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो लगातार पूछी जा सकती हैं आगे, जैसे बैरोमीटर होता है, ठीक है, बैरोमीटर,
बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर किससे संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है वायु दाब को मापने से संबंधित, ठीक है। वायु दाब को मापने से संबंधित कौन सा होता है, बैरोमीटर, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण, देखो इसमें एक जो महत्वपूर्ण है वो है हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या होता है, द्रवों का अपेक्षित घनत्व की माप की जाती है, ठीक है, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता इससे मापी जाती है, ठीक है। और साथ ही देखो जो मैनोमीटर है ये किससे, गैस का दाब कितना है, ठीक है, इस संबंध में मदद करता है। और साथ ही ओडोमीटर, ठीक है, जो पहिए वाली गाड़ी उसकी दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण है जैसे देखो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो विद्युत धारा की दिशा और मात्रा होती है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। आज का देखो पांचवा और लास्ट प्रश्न है आज का, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, एलिनबरो को कहा जाता है, या फिर मेटकॉफ को, या फिर हार्डिंग को, या फिर विलियम बेंटिक को, ठीक है। तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, इसका सही आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस पर जो सेंसरशिप की शुरुआत हुई थी ना, वेलेजली के समय से हो गई थी, ठीक है। वेलेजली के द्वारा सबसे पहले 1700 में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो धीरे धीरे देखो आगे जो ये जो क्रम शुरू हुआ, ठीक है, ये बढ़ता चला गया, ठीक है। लेकिन बाद में गवर्नर जनरल आए चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, इसके द्वारा इस प्रतिबंध को हटाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ मतलब राहत भारतीय जो पत्र थे उन्हें मिली थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। देखो चार्ल्स मेटकॉफ जो कि 1835 से 1836 के मध्य क्या रहा था, भारत का वायसराय रहा था, ठीक है। इसके अलावा देखो एलिनबरो क्या था, एलिनबरो के समय में ठीक है, इसको दास प्रथा का जो पूर्णतः उन्मूलन हुआ था इसी के समय पर हुआ था, ठीक है। 1843 में एलिनबरो के समय में, ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था एलिनबरो के समय में। जो हार्डिंग था, ठीक है, हार्डिंग के समय में देखो इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध। और साथ ही इसके द्वारा इसी के समय पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है, हार्डिंग के समय पर ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और साथ देखो विलियम बेंटिक, मैं आपको बता चुका हूँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है, इसी के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे जो गवर्नर जनरल से संबंधित फैक्ट है आपने ध्यान रखने हैं। आज का जो आपके होमवर्क के लिए प्रश्न है वो है, देखो मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, 16 मार्च को मनाया गया था, या फिर 16 अगस्त को, या फिर 10 अगस्त 1945 को, या फिर 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपने इसको ढूंढ के रखना है। और साथ ही इसी के माध्यम से हम देखो मुस्लिम लीग और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर कुछ प्रकाश डालेंगे, ठीक है। आज से 8 से 10 टॉपिक हम इसमें क्लियर कर लेंगे, 8 से 10 प्रश्नों के संबंध में इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको ढूंढ के रहिएगा, ठीक है। और तैयारी करते रहिए दोस्तों, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।